नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। उत्तर प्रदेश की सियासत पिछले कुछ दिनों से पल पल बदल रही है। क्षण क्षण कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे लग रहा है कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, वो इंडिया गठबंधन की बात हो, एनडीए की बात हो, लेकिन अचानक एकदम से राजनीति बदल जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पल पल उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है। आज की अगर चर्चा करें, सुबह जिस तरह से बयान आया, पहले रायबरेली में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है वहां पर जाना था राहुल गांधी को, लेकिन उससे पहले सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे और सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। अमित शाह पर एक विवादित टिप्पणी की थी और उसी मामले में पेशी हुई। उसके बाद वो वापस रायबरेली में यात्रा से जुड़े और ठीक उसके बाद जिस तरह से बयान आया, समाजवादी पार्टी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा दे दिया उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, और उसके बाद एमएलसी पद से ऐलान कर दिया कि 22 तारीख को दिल्ली से नए दल का ऐलान करने वो जा रहे हैं और अब उनकी राहें अलग हो चुकी हैं। उसके बाद सपा पर हमलावर भी हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। रामगोपाल यादव को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा कि रामगोपाल यादव खटिया खड़ी करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी की नैया डुबोने जा रहे हैं। अखिलेश यादव को भी कहा कि अखिलेश यादव ने खुद पीडीए की हवा उड़ा दी और तल्खियां शुरू हो गई। दोनों तरफ से बयानबाजी। डिंपल यादव का पलटवार आया कि जब वो पार्टी में आए थे कुछ भी नहीं थे, उन्हें पार्टी ने एमएलसी बनाया और लाभ लेने के बाद अब वो पार्टी से अलविदा कह रहे हैं। इसके अलावा गठबंधन को लेकर जो अगला पेच फंसता नजर आया वो ये कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे और 17 सीटों पर अगर बात बनती है तो ठीक, वरना आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो यूपी की सियासत में पल पल बदलते इस दौर पर आज चर्चा करेंगे कि आज क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। हमारे साथ चर्चा के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुभाषपा से यानी कि सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी से सुभाष यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विवेक नारायण मिश्रा जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से शकील अहमद हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर बाद। भारतीय जनता पार्टी से भी प्रवक्ता पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शकील अहमद जी आपसे करेंगे। शकील साहब, चल क्या रहा है और क्या ये मान लिया जाए जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव ये जानते हैं कि जो वर्तमान परिदृश्य है, धीरे धीरे जिस तरह से नेता अलग हो रहे हैं, गठबंधन की सूरत नजर नहीं आ रही है, गठबंधन बिखरता जा रहा है, तो क्या अब उनका पूरा ध्यान 2027 की ओर है कि साहब इससे हमें क्या लेना देना, हमारा या हम या हमारा कोई आदमी प्रधानमंत्री तो बनने जा नहीं रहा है, 4 सीटें मिले, 10 मिले, 2 मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो नेता नाराज होकर छिटक रहे हैं उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ना उनसे बातचीत करने की जरूरत पड़ रही है। शकील साहब, शकील साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? शकील साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी खामियां विवेक नारायण मिश्रा जी के पास चल रहे हैं। विवेक नारायण मिश्रा जी, आपसे भी वही सवाल। आप यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, नेता कह रहे हैं कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है, तो साहब चुनाव की घोषणा 15 दिन बाद होनी है, 50 दिन के अंदर चुनाव होने हैं, उसके बाद रिजल्ट आना है। राजनीतिक यात्रा कब शुरू करेंगे? और राजनीतिक यात्रा शुरू करने के पहले जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी वो धरातल पर कब आएगी? कब सीट शेयरिंग फाइनल होगी? उमेश जी, ये जो यात्रा है ये गैर राजनीतिक इसलिए इसको कहा गया है कि इसमें समाज के वर्गों को न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी गई, जो इसका एजेंडा मेन था। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं अखिलेश जी की, अभी आपने बात बताई जी, तो अखिलेश जी का देखिए एक समन्वय समिति का गठन हुआ है और अखिलेश जी अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं प्रेस में आके कि 17 सीटों पर राजी हो, भंडारा हैं, अलग हैं, जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के और वो गठबंधन के अहम हिस्सा हैं, तो उसके बाद ही समझ में नहीं आता है कि वो किस दिशा में बात कर रहे हैं। समन्वय समिति के सामने ये बातें होनी चाहिए थी, सारा सीट शेयरिंग का मामला उस समन्वय समिति में तय होना था, ये प्रेस के सामने आने वाली बात नहीं थी ये। और अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो लगता कोई उनका हिडन एजेंडा हो सकता उनका है। नहीं साहब, वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए 2 सूची जारी कर दी उन्होंने, 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सर
आपको लटका कर रखा हुआ है, ये बात नहीं समझ में आ रही है। नहीं, कांग्रेस की भी सारी 80 सीटों पे तैयारी है। कांग्रेस की भी सारी 80 सीटों पे तैयारी है, आवेदन मांगे जा रहे हैं और उसके बाद सिर्फ एक चूक होता है, एक समन्वय समिति बनी थी, उसके बाद जो उसमें तय होता हम उसके हिसाब से करते। लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तैयारी, पूरे सारी लोकसभाओं में आवेदन पत्र मांगे जा रहे हैं, पूरी तैयारी है। ऐसा नहीं कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी हम पूरे की कर रहे हैं। अगर एक विनम्र साझेदार होके, बड़े भाई की हैसियत कहिए, जो भी कहिए, हम इंडिया गठबंधन के एजेंडे के अंतर्गत सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई अलग होता है, बिखराव होता है, तो इसका सीधा लाभ मोदी सरकार को मिलेगा। नहीं, लेकिन बड़ा भाई आप अपने आप को कह जरूर रहे हैं, लेकिन बड़ा भाई वो मानने को तैयार नहीं है ना अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि सीट हम कितनी देंगे वो उस पर राजी होना पड़ेगा। हमारे पास प्रसाद की थाली है, हम मन होगा लड्डू देंगे, मन होगा पेड़ा देंगे, मन होगा बतासा देंगे, मन होगा लैया से संतुष्ट करेंगे। देखिए, ये तो गठबंधन का धर्म नहीं होता है। जब एक समन्वय समिति बनाई गई है तो ये सारी बातें समन्वय समिति के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई पार्टी का दूसरा नेता इस तरह का बयान दे रहा होता तो समझ में आता था, लेकिन अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका इस तरह की बात करना कि 17 सीटें हम फाइनल कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल की बात नहीं थी, एक गठबंधन की बात हो रही है। तो गठबंधन में जहां 4 लोग बैठ के सारी बात तय करते और ऑल इंडिया की बात इसमें होनी थी, खाली एक उत्तर प्रदेश की बात नहीं होनी थी। कल को मध्य प्रदेश सर, ऑल इंडिया में क्या तस्वीर है इंडिया गठबंधन की, ये तो सब देख ही रहे हैं। क्या ममता बनर्जी हो, उसके बाद आम आदमी पार्टी हो, आप जेडीयू में देख चुके हैं क्या कुछ हुआ है। ले दे करके आपके पास उत्तर प्रदेश ऐसी जगह बची थी जो कि भारत की सबसे बड़ा प्रदेश है लोकसभा सीटों के लिहाज से, और यहीं से लगभग रणनीति तय होनी थी और यहां से जो संदेश जाना था वो पूरे देश भर में जाना था। लेकिन हालात क्या है साहब, आप भी बड़ा दिल दिखा दीजिए। जब आप बड़े भाई खुद को कह रहे हैं, बड़ा दिल दिखा दीजिए। अगर वो 17 दे रहे हैं, मान जाइए साहब, चलिए आगे। देखिए उमेश जी, बात यहाँ पे 17 सीटों अखिलेश जी के कहने की या किसी के नेतृत्व, एक उसके लिए जो एक खास समिति बनाई गई है, ये सब बातें वहां पे बैठ के तय होनी थी। ये प्रेस में इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात प्रेस को रिलीज करने की नहीं थी। ये तो सर, आप तो यात्रा लेकर निकले हुए हैं ना, आप तो यात्रा लेकर निकले हुए हैं। उनकी पार्टी का शीर्ष नेता तो सबसे बड़े नेता बार बार प्रयास कर रहे हैं, आपने तो लगा दिया है टीम अपनी। खैर, वापस लौटेंगे। शकील साहब, आप तक आवाज आ रही है? शकील साहब, आपको आवाज मिल रही है? साथियों से कहूंगा कि एक बार शकील साहब से संपर्क करने की कोशिश करें, उनके पास आवाज क्यों नहीं आ रही है। सुभाष चंद्र यादव जी का रुख करते हैं। सुभाषपा से हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष चंद्र यादव जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। एक राजभर साहब कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी गठबंधन के कुछ दल हैं सब मदद कर रहे हैं और 400 नेता हो गए हैं एनडीए के पास, 400 सीट अब पार होने जा रही है। कई विपक्षी गठबंधन के ऐसे दल हैं जो कि जानबूझकर, जो ये सब कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन में, वो जानबूझकर किया जा रहा है और उसके बाद वो आकर एनडीए में जुड़ जाएंगे, कुछ सट के और कुछ हट के मदद कर रहे हैं। क्या मायने इस बयान के? बिल्कुल वास्तविकता उमेश सर कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एनडीए गठबंधन के अंदर तो नहीं है, लेकिन दूर हटकर वो एनडीए को पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। और स्वयं भारतीय समाज पार्टी हो गया, जो दूसरे एनडीए के घटक दल हैं, हम लोग सट कर एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। 400 सीटों का जो हम लोग नारा दे रहे हैं, बिल्कुल वास्तविकता है। जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब पूर्व के अंदर थे, जो दगे हुए कारतूस, उस समय उनको वंचितों की याद नहीं आती थी, पिछड़ों की याद नहीं आती थी, दलितों की याद नहीं आती थी। बसपा में थे तब भी उनका मुंह नहीं खुलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 से लेकर 22 तक मंत्री बने रहे, तब उन्हें इतने अति दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित को याद नहीं आए। सपा के अंदर आए, यानी सपा को कमजोर करने के लिए, एनडीए को फायदा पहुंचाने की, यानी ये हटकर एनडीए को फायदा पहुंचा रहे हैं। पल्लवी पटेल जी जीती है समाजवादी पार्टी के सिंबल से, वो भी उसी घटक दल का हिस्सा है इंडी गठबंधन का, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कटकर एनडीए को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो 2-4 ऐसे घटक दल हैं जो दिखाने के लिए इंडी गठबंधन के अंदर तो हैं, परंतु वो सीधे तौर पर न जाते हुए इनडायरेक्ट तौर पे वो एनडीए को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया, फट से वायु साइकिल के सूत्रधार वही थे, छुच्छी खोल दी उन्होंने, हवा निकल गई, टायर की फुस निकल गया इनका पूरा जो भी था, इंडी गठबंधन की हवा पूरी तरीके से। तो कुछ दल ऐसे हैं जो दिखाने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो IND
आइए गठबंधन का हिस्सा जरूर है, परंतु वो है उस गठबंधन का हिस्सा नहीं। वो सही मायनों में एनडीए गठबंधन को ही फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपके टीवी चैनल पे भी दिख रहा है, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो गठबंधन करने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता अपनी यात्रा लेकर निकल रहे हैं, लेकिन आज तक उनका गठबंधन फायदा नहीं हो पाया। आखिर में ठाकर कर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस 17 से 20 सीटें मान रही, जबकि कांग्रेस की हैसियत आप खुद जानते हैं। उमेश सर, मैं इसमें किसी को व्यक्तिगत आघात नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वास्तविकता ये कि 2 सीट की हैसियत उनकी वर्तमान में तो उनका एक सांसद है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कांग्रेस से बड़ी पार्टी इसमें विधायकों के लिहाज से, तो उसके बावजूद जिस प्रकार की इन लोगों के अंदर खींचातानी मची हुई है, जिस प्रकार ये सिर्फ टवल कर रहे हैं, उससे तो स्पष्ट हो रहा है ना कि ये एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये भारत बचाने की जो प्रयास कर रहे हैं। सही मायनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। देश एक सुरक्षित हाथों के अंदर है। देश रोज नीतिक निशान को छू रहा है और सबको यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है। तो कुछ लोग खुलकर नहीं आना चाहते, तो क्या करें, बैकडोर से एनडीए गठबंधन को मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ठीक है शकील साहब, आवाज आने लगी, आपको आवाज पहुंच रही है? जी सर, आवाज आई है। ठीक है, बहुत देर बाद आप तक आवाज पहुंची, आप जोड़ पाए हैं। सबसे पहला सवाल मैंने आपसे ही किया था कि क्या समाजवादी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, ये दर्शकों को बताइए और जनता को बताइए। वो सवाल पूछ रहे हैं कि साहब एक के बाद एक धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। आप अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। आपने आज 2 टूक कह दिया कि 17 पे अगर राजी है तो आइए साथ, वरना आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, यात्रा में शामिल नहीं होंगे। क्या 27 की तैयारी है? जिस तरीके अंदर खाने खबर चल रही है कि अखिलेश यादव को लग गया है कि नहीं, जो वर्तमान हालात हैं, जो वर्तमान समीकरण है, उससे अब 2024 में कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं है, हम 27 की तैयारी करते हैं। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है और कर चुकी है। हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता अपनी कर्मठता से कार्य कर रहे हैं और हम पीडीए जनता के बीच जा चुके हैं। इस पीडीए में 90% लोग हमारे साथ हैं। 90% लोग निश्चित रूप से एनडीए को हराने का काम करेंगे। हमारे साथ जो जुड़ना चाहता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही खुले दिल के व्यक्ति हैं, उन्हें जोड़ भी रहे हैं। हर तरह से कार्य चल रहा है। यथासंभव जो भी प्रयास हो सकता है वो हमारी कमेटी कर रही है और मैं निश्चित रूप से इस जंग को जीतूंगा और संविधान बचाने के लिए पीडीए एक होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों जीतने का काम करेंगे। यानी ये तय है, ये माना जा रहा है कि ये आपने तय कर दिया, ये समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया कि गठबंधन अब किसी सूरत पर नहीं होगा। अगर 17 पे भी मानते हैं तब भी आप नहीं करेंगे? अब मैं गठबंधन के लिए बराबर तैयार हूं और बराबर प्रयास किए जा रहे हैं और जैसा भी उचित होगा वो आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी तैयारी बराबर चली आ रही है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग पूरा कार्य कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। हर यथासंभव प्रयास पर इंडी गठबंधन का कार्य ठीक है, ठीक है शकील साहब, लेकिन आपने पीडीए का जिक्र किया है, तो पीडीए बचा कहाँ है? अब दिख नहीं रहा है। आपके नेता, बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आपसे अलग हो गए, आप पर आरोप यही लगाया कि पीडीए को हवा में उड़ा दिया गया है। पल्लवी पटेल ने सीधा आरोप लगाया कि पीडीए कहाँ है? राज्यसभा में आपने 3 टिकट दिया, आलोक रंजन और बच्चन, जया बच्चन, वो कहाँ से पीडीए के अंतर्गत आती हैं? दूसरा, तीसरा, शेरवानी साहब बड़े मुस्लिम चेहरे हैं आपके, उन्होंने भी ये कहते हुए कि पीडीए को बिल्कुल धराशायी कर दिया गया है। सर पीडीए तो बिखर चुका है ना, और आज आपने रही सही कसर जो बाकी थी वो आपने अफजाल अंसारी को देकर के, टिकट देकर के पूरी कर दी। आप कह रहे हैं कि मैंने देखिए अफजाल अंसारी को शामिल किया, वो भी मुस्लिम चेहरे हैं। तो सर जनता और आपके नेता यही कह रहे हैं कि और भी मुस्लिम चेहरे थे जो साफ सुथरी छवि के थे। आप मानवर जनता के बीच जाइए, जनता के बीच में पीडीए अपना पूरा कार्य कर रहा है और वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए बिल्कुल तत्पर और तैयार है। सर जनता के बीच कोई संदेह नहीं रह गया है। पीडीए के साथ हम लोग एनडीए को हराने जा रहे हैं आने वाली लोकसभा 2024 में। सर जनता के बीच हम पहुंचे थे, लेकिन जब हमने उनसे ये सवाल किया था पीडीए को लेकर, तो उन्होंने कहा साहब छोड़िए पीडीए और एनडीए और जेडीजे और ये छोड़ दीजिए, आप हमें ये बताइए कि गठबंधन हो रहा है कि नहीं। आप हमें ये खबर दीजिए, अगर आपके पास कोई जानकारी है। तो सवाल उल्टा जनता हमसे कर रही है साहब, और माध्यम हम बन रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, ना आप क्लियर कर रहे हैं, ना आपके साथी बैठे हुए हैं कांग्रेस से, वो भी क्लियर नहीं कर रहे हैं।
मानवर, इस पर भी कार्य चल रहा है। मेरा कर्तव्य है, हम जनता के बीच में जा चुके हैं और जनता के बीच में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वंचित समाज के लोग हमारे साथ हैं। ठीक है। हम उनके सबको पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अपने 80 सांसदों को जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रघुनंदन भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, थोड़ा सा देर से जुड़े हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम। आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले नवीन जी के पास, विवेक जी के पास चल रहा हूं। विवेक नारायण जी, देखिए ना, वो तो कह रहे हैं यानी कि खुली किताब हो चुकी है, वो 80 पर लड़ने जा रहे हैं। और आपको क्या अभी भी उम्मीद है कि ये जो एक सीट का जो पेच फंस रहा है, इस पे कहीं बात बन जाएगी तो वापस आप गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? विवेक जी, देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, यात्रा वाली बात जो कही जा रही है कि यात्रा निकल रही है लेकिन सीट शेयरिंग तय नहीं हो रही है। देखिए, राहुल जी निकाल रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए एक अलग समिति बनाई गई थी और कई समितियां बनी हैं। ये सब उनको तय करना था, ये राहुल जी को नहीं तय करना था। तो यात्रा का मतलब तो हमारा एक अलग है, जिससे न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन समन्वय समिति के बाहर जाके इस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान देना, ये कुछ हिडन एजेंडा लगता कुछ उनका है। उसी तरीके से बात हो रही, वरना ये सारी सीट शेयरिंग की बात 17 हो, 10 हो, 12 हो, 4 हो, ये समन्वय समिति के सामने जाने बात तय होनी थी। सर, वो ट्वीट याद है आपको अखिलेश यादव का, जो उन्होंने कुछ दिन पहले किया था कि 11 सीटें हमने दे दी हैं और सीट हो गया गठबंधन, चलिए अब जुट जाइए। अब वो तो 17 पे पहुंच गए। यही मैं कह रहा, नहीं, देखिए, ये सारी बातें प्रेस को नहीं करने की थी, ये तो उस समिति के सामने जिसमें सारे सबकी समिति, सबके मिलकर समिति बनी थी, उस समिति में ये बात करने को थी। तो उसमें ये प्रेस में करने की बात नहीं थी। जैसे बार बार एक तरफा सीटें घोषणा कर दी, फिर एक तरफा ऐलान कर रहे हैं, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। ये दूसरी, आप देखिए, जो पार्टी का उनका ये स्वामी प्रसाद जी की बात हो या पल्लवी पटेल की बात हो, इसके लिए भी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व ही दोषी है। आज गठबंधन जब बन चुका था, उसका एजेंडा तय हो चुका था, उसके बाद ही अलग काम निकाली गई पीडीए की। आज पीडीए का अगर शायद न तान छोड़ी गई होती तो ये स्वामी प्रसाद जी या पल्लवी पटेल और जो है सलीम शेरवानी जी और इस तरह के नेता न सवाल खड़े करते, न पार्टी को इस तरह के संकट में डालते। ये सिर्फ एक पीडीए की जबरदस्ती की बात थी, जो पीडीए बीच में गठबंधन के बीच में आया। जब गठबंधन का एक एजेंडा तय हो गया था कि हम मोदी सरकार की कुशासन और उनकी गलत नीतियों के खिलाफ साझा प्रत्याशी रहेंगे, और उसके लिए एक समिति बनी है जिसमें सीट शेयरिंग की बातें तय होंगी। सर, सवाल ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि सपा के पास कोई हिडन एजेंडा है जिस पे वो काम कर रहे हैं। सर, वर्तमान का परिदृश्य देखिए कि अगर राजनीति का, तो एनडीए कहाँ खड़ा है ये आपको बहुत अच्छी तरीके पता है। आप इंडी गठबंधन बना रहे थे लड़ने के लिए, सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, घर में ही सिर्फ टोल चल रही है। सर, जनता के बीच कैसे जाएंगे, कब टाइम निकालेंगे और कब लड़ने के लिए आप तैयारी करेंगे? उमेश जी, आपका कहना बिल्कुल मैं सहमत हूं, लेकिन ये देश की जनता सब देख रही है कि आज इस जो अभी हमारे सुभाषपा के साथी ने कहा, वो सही कहा। मैंने भी आप कह चुका हूं, दोहरा रहा हूं कि ये सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए है, जिसको आप कह रहे हैं कुछ हटके हैं, कुछ सटके हैं, बस सीधा इसका मतलब यही है। जनता ये सब जान रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कहिएगा? स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कहिएगा? अलग हो गए हैं आज और जबरदस्त निशाना साधा है। कहा है कि राम गोपाल यादव बहुत बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर, कहा यही नैया डुबोएंगे, खटिया खड़ी कर देंगे। वो बिल्कुल, उन्होंने देखिए उनकी कहा है, वो अलग बात है, लेकिन आज पीडीए की तान जो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन की अलग शुरू करी, आज अगर वो देखिए उमेश जी ना होती, आप सोच के देखिए, तो ये कोई मामला नहीं बनता। राज्यसभा में वो मनमाने तरीके से हमने भेजते रहे कि कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन जब पीडीए की तान छेड़ी गई, तब पीडीए के बाद ही इनके बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ना या वोटिंग न करने का फैसला लिया। तो इसके लिए सब कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए समाजवादी पार्टी का नेतृत्व और उनका फैसला ही जिम्मेदार पीडीए वाला है। ये
विवेक नारायण जी, आपको नहीं लग रहा कि आप थोड़ी सी ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं? अगर अभी आला कमान और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के बीच बैठक हो जाती है और सीट शेयरिंग का फार्मूला फिट हो जाता है, तो वापस आप कैसे शब्द ले पाएंगे जिस तरीके की आप जल्दबाजी दिखा रहे हैं, हमलावर हैं? अभी काफी नहीं, देखिए बात सुनिए। नहीं, ये आप नहीं उमेश जी, ये पार्टी की समन्वय समिति के सामने सारी बात होनी थी। आ रहा हूँ शकील प्रेस साहब। के सामने बात कर रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल मैं फिर इसको दोबारा कह रहा हूँ हाँ। कि कहीं न कहीं पे हिडन एजेंडा है। हाँ, वरना ये सब सीट शेयरिंग की बातें ना अपने तरफ से ये डिक्लेयर होती सीटें ठीक है। 16-17 पहले, ना बाद में 11 होती, ना इस तरह का ऐलान होता ठीक है। कि 17 पे रघुनंदन भदौरिया जी को भी शामिल कर हमारे लेते हैं। ठीक है, है। ठीक है विवेक जी, वापस आऊंगा। रघुनंदन भदौरिया जी को भी शामिल कर लेते हैं। रघुनंदन भदौरिया जी, आपने तो बहुत बढ़िया सेट कर रखा है, एकदम जबरदस्त। यूपी के चाणक्य राजभर साहब को वो कह रहे हैं कि नहीं जी, जितने हट रहे हैं सब धीरे से सट के कुछ हट के एनडीए की मदद करेंगे, तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य की मदद लेंगे। चापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। 5500 साल के बाद ये मंदिर, भगवान राम अपने सही ढंग से उस मंदिर के स्थान पे गए हैं। जिनको आता शकील साहब, आ रहा हूँ, जोड़ पूरा कर लें दीजिए जी। हमारे भगवान को, भगवान जी तो पूरे देश हमारे चलाने वाले हैं। भगवान के ऊपर अपनी काया कल्प की थी। अब वो अवसर आ गया है कि जैसे भगवान राम की कृपा ऐसी होने जा रही है कि इनकी सबकी बुद्धि ठीक होने जा रही है। जो भ्रमित थे, जो विचारहीन थे, अब विचार वाले होने जा रहे हैं। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, भगवान राम के साथ होने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों पर चलती है, अपने किए हुए एजेंडों पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास में चलती है। भारतीय जनता ठीक है। पार्टी जब कोई योजना चलाई होगी, ठीक। सबके लिए चलाई होगी। ठीक है। अगर गरीब को मकान दिया तो सब जाति के होंगे, सब पार्टी को होंगे। ठीक है अगर रघुनंदन गरीब को- भदौरिया जी, इतनी योजनाएं धरातल पे उतरी थी और लोगों तक पहुंची थी, लोग खुश थे, तो इस तरीके की ऐसे साथियों को आपको वापस जोड़ने की जरूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए, जो कि 4 दिन पहले आपके लिए शीर्ष नेताओं के लिए क्या कुछ बोलते आए। मैं आपको टोक देता बीच में, लेकिन आप चूंकि देर से जुड़े थे, जिस तरह, क्योंकि मेरा अब सवाल सुनिए जो मैंने आपसे पहले किया था, जो मैंने आपसे सवाल, अब प्लीज जरा सवाल सुनिएगा और अगर संभव हो तो सवाल पर ही उत्तर दीजिएगा। मेरा सवाल ये था कि राजभर साहब को आपने यूपी का चाणक्य बना के लगा दिया है। वो लगातार कह रहे हैं कि जो भी नेता हट रहे हैं वो कुछ हट के कुछ सट के बीजेपी और एनडीए की मदद करने के लिए है। ये बात तो आरोप, ये आरोप नहीं है। हाँ। जब कोई व्यक्ति, जब तो यानी कि मान रहे हैं आप, लगाया हुआ है आपने। जब विभीषण रामादल में आए थे तो रावण की कमियों को बता रहे थे कि रावण ये है, वो बात नहीं मानता है। ये जो अन्य पार्टी के नेता है, सर, विभीषण कौन है? परिवारवादी है, जैसे रावण परिवारवादी था। सर, विभीषण कौन है? सर, विभीषण कौन है? तो रघुनंदन ये भदौरिया जी, विभीषण कौन है? जी, अरे विभीषण हमारे यहाँ जो आता है वो पूजनीय है। विभीषण हमारा पूजनीय है। विभीषण जो आ गया वो पूजनीय है। सुभाष चंद्र यादव जी, दर्शनीय है, प्रार्थनीय है। सुभाष चंद्र यादव और जी, विभीषण आकर ये विजय भारतीय जनता ये पार्टी उपमा को दे रहे हैं। स्वीकार है भारतीय जनता पार्टी विभीषण को की। लाभ नहीं, वो अपने कर्मों को संभाल रहे हैं। ठीक है। सुभाष साहब अगर आए हैं तो वो ये सोच रहे हैं। ठीक है, जिनको जो आपने मोदी विभीषण है बोला, अब तो उनसे जरा मोदी जवाब है। ले लेते हैं। मोदी की गारंटी है, एक सेकंड। योगी की गारंटी है। और मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी है तो प्रदेश और देश चलेगा। एक सेकंड, ठीक है भदौरिया जी, एक बार सुभाष चंद्र यादव जी के पास चल रहे हैं। सुहेल देव भारत समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद है, उनसे जवाब ले रहे हैं। सर, ये उपमा स्वीकार है? देखिए उमेश सर वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो उनकी बातों के ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँ। ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, क्योंकि उनकी लाइन पार्टी की लाइन नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। उनकी बातों को मैं सर, यही तो डिम्पल और अखिलेश कहते थे ना स्वामी प्रसाद के लिए कि ये उनके निजी विचार हो सकते हैं साहब, ये पार्टी की लाइन नहीं है। तब आप लोग कहते थे ना कि कैसे निजी विचार हो सकते हैं, कैसे निजी विचार हो सकते हैं। अब सर, अगर भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए वो बैठे हैं, तो सर उनके विचार निजी कैसे हो सकते हैं सर?
उमेश सर ये स्पष्ट कर दूं मैं कि आप मुझसे वरिष्ठ हैं, आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। एक पार्टी का जो अधिकृत प्रवक्ता होता है, जब वो बैठता है और जब वो बोलता है तो वो पार्टी की गाइडलाइन मानी ठीक जाती है। है, ना कि किसी नेता की जो बात होती है वो सहमत है। गाइडलाइन मानी जाती है। सहमत है आपकी बात से। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे और राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहते हुए वो हमारे देवी देवताओं के ऊपर कुठाराघात करते थे। तो यही चीज स्वामी जी ने बोली कि अगर राम गोपाल राष्ट्रीय महासचिव हैं, शिवपाल जी राष्ट्रीय महासचिव, अगर वो कोई बात बोलते वो पार्टी का मत है, अगर हम बोलते तो पार्टी का मत नहीं है। वो पार्टी की लाइन उनकी थी। यहाँ पर रघुनंदन सर की जो लाइन है वो अलग है, हमारी लाइन अलग है। हमारे अंदर कोई सिरफुटबल तो नहीं है ना, हमारे अंदर जो भी चीजें होती है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व हो गया, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो गया, ये दोनों जन बैठकर तय करते हैं। ठीक है। हमारे अंदर इस प्रकार एक आपने एक लाइन कही कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरह से हमारी देवी देवताओं को लेकर के टिप्पणी की। राजभर साहब का एक बयान याद आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सुना सकूं कुछ पलों के बाद, लेकिन उससे पहले एक सवाल और कि क्या ये कौन सी शक्ति है और ये कौन सा पावर है, या क्या ये कौन सा माइंड गेम है सुभाषपा का। राजभर साहब कह रहे हैं कि ऐसा है कि जब तक मैं मंत्री नहीं बन जाऊंगा तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने दी जाएगी। सर इतना पावर। देखिए उमेश सर इस तरीके से बयान नहीं चलता। सर बयान सुना दूंगा सर, मेरे पास अधिसूचना जारी नहीं होगी। हाँ सुन तो लीजिए सर। हाँ प्लीज 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 जो चीजें मैं बता रहा हूँ जी। जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार है, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर जो आचार संहिता लागू हुई थी 10 मार्च के आसपास लागू हुई थी। आज फरवरी की 20 तारीख है। अभी आचार संहिता लागू होने में 10 से 15 दिन का समय। ये भी तो हो सकता है कि उससे पहले मंत्री पद का विस्तार हो जाए, और जब मंत्री पद का विस्तार हो जाए उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो इसको आप किसी और परिप्रेक्ष्य के अंदर ले जा रहे हैं, मैं उस चीज के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। जो वास्तविकता है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो हमारे नेता का कहने का तात्पर्य ये था। ठीक है, आप डिफेंड कर रहे हैं और करना भी चाहिए। हमारा तात्पर्य क्या था ये उनके बयान से बखूबी समझ में आ रहा है, जिस मोड में उन्होंने बयान दिया है। और सिर्फ कई इंटरव्यू में भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि, और ये बड़ी खबर है, और देखिए बड़ी खबर इसलिए है कि राजभर साहब को पता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, 8 नए चेहरे शामिल हो रहे हैं। एनडीए के बाकी किसी दल के नेता को नहीं पता है, बीजेपी के किसी नेता को नहीं पता है, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अब कोई आधिकारिक बयान नहीं, लेकिन राजभर साहब को पता है ना सर। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि 8 नए मंत्री शामिल होने जा रहे हैं, और ये जो कि नहीं अब मैं मंत्री बनूंगा उसके बाद ही अधिसूचना जारी होगी। सर देखिए, मंत्री विस्तार होगा तो मंत्री विस्तार के अंदर किसको किसको समायोजित किया जाएगा ये तो सबको पता चल ही जाएगा। इस प्रकार जय चौधरी एनडीए के अंदर हिस्सा हुए, आने वाले समय उनका औपचारिक ऐलान भी अगर हो जाएगा तो उनके विधायकों की जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर समायोजित किया जाएगा। ठीक है, बीजेपी से एक बार इसका जवाब ले लेते हैं। शामिल हो जाएंगे। ठीक है, रघुनंदन भदौरिया जी, ये क्या ताकत का एहसास करा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर साहब? जिस तरीके से वो अपने जहां जहां उनका प्रभाव है रैलियां कर रहे हैं और जबरदस्त भीड़ जुट रही है, ये क्या बीजेपी को, एनडीए को ताकत का एहसास करा रहे हैं? राजभर साहब की आप देखिए मेरे साथ इतनी ताकत है, और उसके बाद जो ये बयान कि जब हम मंत्री बन जाएंगे तभी अधिसूचना जारी होगी। नहीं भाई, मैं स्वागत करता हूं राजभर का। हाँ। राजभर हमारी पार्टी में अब नेता हैं, हमारी पार्टी में शामिल हैं। हाँ। और हमारे यहाँ जो हमारे भाई ने कहा इसने गलत समझा। विभीषण एक ऐसा व्यक्ति जो राम के दरबार आया था, राम ने सम्मान भागता हमारी जो आता है उसको सम्मान करती है। हाँ। हमारे यहाँ भक्त प्रहलाद ने अपने बाप से लड़ाई लड़ी थी, कहा था राम बड़े है तू नहीं बड़ा है, और तू बड़ा है तो कुछ करके दिखा। कुछ नहीं कर पाया है ना। कश्यप का जन्म हुआ, आज होली का त्योहार 24 मार्च को आने वाला है। हम आप एक बात समझें, विभीषण का मतलब ये नहीं, विभीषण का मतलब अच्छे विचार, विभीषण का मतलब बुराइयों से दूर होकर अच्छाइयों में आना, और इसको बुरा न मानना। कि आप हमारे नेता हैं, अच्छे भाई हैं। ये विभीषण शब्द कभी विभीषण के राज्य में कोई आ रहा हूं शकील साहब, आपके के पास आ रहा हूं। कहते हैं कि जो हमारे राजभर कह रहे हैं, हाँ। हो सकता है उनको जानकारी हो सकता है उनकी इच्छा हो, और मेरी पार्टी सबको सम्मान देगी। जब विभीषण पे तिलक लगा दिया था, हिरण्यकश्यप को मार के प्रहलाद को राजा बना दिया था, और होलिका जैसी जो देवी अपने को कहलाती थी उस जल गई थी, तो हमारे यहाँ आप सब जल जाएंगे। राम के जो खिलाफ जाएगा वो समाप्त हो जाएगा, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। राम राम कहिए और राम राम भजिए। तो ठीक है, लेकिन रघुनंदन भदौरिया जी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य आज अलग हुए हैं, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य आज अलग हुए हैं, आज से
महज 15 दिन पहले दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों का नेता बताते थे अखिलेश यादव को, और आज वो कह रहे हैं कि पीडीए का बंटाधार खुद अखिलेश ने कर दिया है, पीडीए को हवा में उड़ा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य, और बड़ी तारीफ कर रहे हैं राजभर साहब उनकी। सुनिए, विभीषण का मतलब है किसी राम का मतलब उदाहरण होता है। ये भी विभीषण है, ये भी बुराइयों से हटके अब फिर आ रहे, वहां गए थे, देखा क्या है, परिवारवाद है, कहीं राम गोपाल चाचा है, कहीं शिवपाल भैया है, कहीं धर्मेंद्र है, कहूँ डिम्पल है, कहीं और है, उनसे ग्रसित परेशान होकर ये वहां से हट रहे हैं। विभीषण ने कब कौन से देवी देवता को गाली दी थी, क्या बात कर रहे हैं आप शब्द कब कहे थे रघुनंदन भदौरिया जी? आप सबकी तुलना विभीषण से ही कर दे रहे हैं। कब अब शब्द कहे विभीषण ने भगवान को लेकर के? और आप अब वाला व्यक्ति मेरे विचार में शामिल हो रहा है, राम की अन्य विनय में है, वो क्या बात करते हैं साहब, क्या भगवान बात करते हैं? के 2 दिन पहले दर्शन 2 दिन पहले संत समाज, विश्व हिंदू परिषद, संघ और आपके ही तमाम नेता बराबर एक इनाम की राशि घोषित कर रहे थे, सर लाने पर, उसकी खोपड़ी काटने पर, उनकी गर्दन काट के लाने पर, और आज आप कहने की नहीं, उनके विचार बदल गए। चुनाव से ठीक पहले उनको राज्यसभा की कुर्सी नहीं मिली तो उनके विचार बदल गए और आपकी पार्टी सहमत हो गई। ठीक है, ठीक है आज अखिलेश सर, ऐसी राजनीति मत करिए ना प्लीज। नीतियों की बुराई कर रहे हैं, अखिलेश ने जो गलत किया वो जी। किए हैं। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, प्लीज आ रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है शायद आपके साथी भी सहमत नहीं होंगे सर इस तरीके से, सुभाष चंद्र यादव जो भी सहमत नहीं होंगे शायद, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो भी विभीषण है और अब उनके विचार बदल रहे हैं, हमारे विचार उससे मेल खा रहे हैं। सुभाष चंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, शकील साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शकील साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य अब 2 दिन पहले अब वो अखिलेश यादव को बड़ा नेता बता रहे थे, शोषित वंचित दलित और पिछड़ों का, आज कह रहे हैं कि पीडीए की नैया डुबो रहे हैं। राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि यही खटिया खड़ी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। मानवर ये छलदम्ब द्वेष पाखंड वाले लोग आज रेवड़ी बैठने का काम कर रहे हैं, और इस रेवड़ी को लेने के लिए कुछ लोग प्रोत्साहित हैं और उनकी तरफ उत्साहित हैं। ये तो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति संघर्षशील है, और आपने जो आरोप लगाया है, श्रद्धेय नेताजी ने अपने पूरे परिवार को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। इतना बड़ा त्याग किसी के अंदर अभी तक पैदा नहीं हुआ है। जहां तक बात रही पीडीए की, तो वो वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य सही कह रहे थे, पीडीए आज भी हमारे साथ पर है और हम संघर्षशील लोग हैं, न डरेंगे न हटेंगे, काम करेगी डट के, जनता के बीच जाइए, पीडीए का संदेश देखिए, जनता मन बना चुकी है आज समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए। सर, स्वामी प्रसाद को लेकर के मैंने सवाल किया था, उस पर आप कुछ नहीं बोले। समाप्त हो रही है, अब किसी रूप में इन्हें जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। आप तो नहीं वापस से स्वीकार कर लेंगे? राम गोविंद चौधरी लगे हुए हैं जी, आप तो नहीं वापस से स्वीकार कर लीजिएगा, राम गोविंद चौधरी अभी भी लगे हुए हैं। मेरी पार्टी में जो भी पीडीए के समर्थन में है उसका स्वागत है। सर, क्या राजनीति हो गई है, सिनेरियो क्या दिख रहा है, कुछ भी मतलब, अगर वो गाली भी दे रहा है अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन बाद में मन बदल ले रहा है तो स्वागत है। ठीक है, विवेक नारायण जी जल्दी से आप पूरा कीजिए, कुछ कह रहे थे, फिर सुभाष चंद्र जी के पास चल रहा हूँ। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात लगी हमारे पूर्व विधायक जी ने कही कि भाजपा मूल्यों की राजनीति करती है, हाँ। भाजपा एजेंडा की राजनीति करती है। और देखिए, जो इनको कल तक गलत बताता था वो अगर इनके साथ आ जाता है तो वो विचार बदल लेता है, वो अच्छा हो जाता है। ये इनका दोहरा चरित्र है। देखिए, ये चाहे स्वामी प्रसाद जी की बात हो, अभी ये राजभर जी के लिए कसीदे काढ़ रहे थे, कल को राजभर जी अगर इन्होंने राजभर जी की आकांक्षाएं पूरी नहीं करी, परिपक्व राजनेता राजभर जी हैं, वो ऐसे इनके साथ नहीं खड़े रहेंगे। कल वो कहिए इंडिया के साथ, हमारे इंडिया के साथ आ जाए वो, तब ये राजभर के लिए देखिए कितनी बातें करेंगे ये। तो जो इनके साथ है वो अच्छा है, जो इनसे दूर है उसमें खराबी है। ये इनका चरित्र है। ये जो सत्ता की उम्मीद कर रहे हैं, इनको सत्ता ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी कह रहे हैं, इनको इसमें शामिल होंगे। सत्ता की दौड़ में अगर आ गया, इनके सत्ता पाने में मदद कर रहा है तो वो अच्छा हो गया। ये केवल सत्ता जीवी लोग हैं, इनमें बाकी इनका कुछ नहीं, इनका उद्देश्य है। सर, कमलनाथ पे भी कुछ बोलेंगे क्या? अशोक चौहान पे भी कुछ बोलेंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे ना साहब?
सत्ता कर्म से मिलती है, सत्ता अच्छे कार्य से मिलती है। ठीक है सुभाष चंद्र यादव जी, आपके पास आ रहा हूँ। कारनामों से मिलती है, छलदंग से, पाखंड से मिलता है। जान गया है रुकिए ना किसके हाथ में होनी चाहिए, मोदी के पास। सर, रुकिए ना, रुकिए प्लीज प्लीज प्लीज। शकील साहब और रघुनंदन जी, बारी बारी से मौका दे रहा हूं ना सबको बराबर बोलने का, अपनी बारी में बोलिए। सुभाष चंद्र यादव जी, आपके पास आ रहा हूं। बार बार आरोप लगता है साहब ये कि राजभर जी जब अलग हुए थे क्या क्या कहा था उन्होंने, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कहेंगे आप तो मैं सुना भी सकता हूं, हालांकि ये विषय नहीं है। योगी आदित्यनाथ को लेकर के उनके क्या बयान थे, नरेंद्र मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर क्या बयान थे, ये भी किसी से छिपे नहीं है। और यही वजह है कांग्रेस और सपा लगातार, जब उनसे मैं स्वामी को लेकर के सवाल करता हूं, मैं उनसे पल्लवी पटेल को लेकर सवाल करता हूं, तो वो राजभर जी का उदाहरण पेश कर देते हैं कि राजभर ने क्या कहा था। और आज कितनी डंके की चोट पर वो कह रहे हैं कि साहब अधिसूचना तभी आएगी जब मैं मंत्री बन जाऊंगा। अब दारा सिंह जी को विधान परिषद में ले लिया और राजभर जी को भी इंतजार करा रहे हैं। सर तो आपका ये नाम उनका सुभाष कहना चंद्र नहीं लाजमी है, विवेक जी प्लीज। सुभाष चंद्र जी से सवाल है, मैं आ रहा हूं आपके पास, वापस आऊंगा। कांग्रेस के मेरे बड़े भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके दिल में हमारे प्रति दर्द है। इन पहली गठबंधन की जो बैठक होने वाली थी, हम इंतजार कर रहे थे, हमको पूछना जरूरी समझा। आज डिबेट के अंदर बैठ के हमारी बड़ी चिंता कर रहे हैं आप। हमारी चिंता मत करिए, आप कांग्रेस की चिंता करिए। उत्तर प्रदेश में आपका क्या जनाधार बचा हुआ है। रही बात मंत्री पद के विस्तार की, तो सर मैंने स्पष्ट कर दिया कि मंत्री पद का जब भी विस्तार होगा, और बहुत जल्दी विस्तार होने वाला है, और मैंने पूर्व 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र भी कर दिया कि उस समय आचार संहिता कब लगी थी, उस हिसाब से हमारे नेताजी ने बोला। देखिए जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता जो बार बार पिछड़ों की बात करते हैं, लेकर नाम गरीबों का, चूसा खून गरीबों का, ये समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तब इन्हें पिछड़े याद नहीं आते, तब इन्हें दलित याद नहीं आती, तब इन्हें अल्पसंख्यक याद नहीं आते। सत्ता से बाहर जाने के बाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को पीडीए याद आता है, जातिगत जनगणना याद आती है, सामाजिक न्याय समिति याद आती है, तमाम ऐसी बहुत सारी यादें आ जाती है जो सत्ता में रहते हुए पूरी तरीके से भूल चुके होते हैं। ठीक है, ये चीजें इनको सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं याद आती? सुभाष जी लौटूंगा, लेकिन इस वक्त रास्ते पर आ जाए अगर अखिलेश यादव तो अभी भी स्वागत को तैयार है। क्या मायने इस बयान के? मानवर, मैंने पहले भी कहा, समाजवादी पार्टी में सभी संघर्षशील व्यक्तियों के लिए दरवाजे खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। जो संघर्ष करना चाहता है, जो पाखंडियों से लड़ना चाहता है, जो भारतीय संविधान की रक्षा करना चाहता है। सर ये पैमाना कैसे तय करते हैं आप लोग? प्लीज एक मिनट, रघुनंदन जी आ रहा हूँ, रघुनंदन जी आ रहा हूँ। सर शकील साहब ये बताइए कि ये पैमाना कैसे तय करते हैं कि कोई शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ेगा जो कि सुबह नहीं लड़ रहा था? सुबह उसके दिमाग में था कि आपके बड़े नेता पार्टी से, सुनिए ना सर, सवाल तो सुनिए ना। सुबह जिस शख्स के दिमाग में था कि आपके शीर्ष नेता, आपके बड़े नेता विचारों से भटक गए हैं, अचानक उनको 3 घंटे के बाद ये कैसे याद आ जाता है कि नहीं अब विचार एक हो गए हैं? सर ये राजनीति समझाइए जरा, ये कैसा सिनेरियो सेट हो रहा है, ये बताइए जरा। नेताजी ने सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात की और आज से नहीं लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी कितनी हिस्सेदारी, इस पर सत्य लोहिया जी ने, सत्य नेताजी ने बराबर कार्य किया। और आज योगी संघर्ष के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और इन शोषित वंचित दलित समाज, पिछड़े समाज का हक दिलाने के लिए हमारे राष्ट्र सदा लड़ाई संघर्ष की लड़ रहे हैं। सर ये कोई उत्तर नहीं हुआ ना। तो भी लोग नहीं आएंगे। सर एक तो स्टैंड रखिए ना, एक तो स्टैंड रखिए कि लेंगे पार्टी में या नहीं लेंगे, पार्टी में लेंगे कि नहीं। सुबह वो इस्तीफा दे देते हैं, नई पार्टी के गठन का ऐलान कर देते हैं और शाम को बोलते हैं कि अगर अखिलेश यादव रास्ते पर आ जाएंगे तो स्वागत कर लेंगे। क्या बात है सर। रघुनंदन जी एक आपके जो सहयोगी, आपकी विचारधारा से मिलान रखने वाले नेता जो नजर आ रहे थे अब से 5 मिनट के पहले, वो तो कह रहे हैं कि नहीं अगर वापस आएंगे रास्ते पे तो हम स्वागत कर लेंगे, लीजिए चले गए। आप क्या कीजिएगा? देखिए ऐसा है, हाँ, स्थितियां परिस्थितियां जो होती हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जो धारा में रहेगा सर विचारधारा बदल गई। 5 मिनट अब पहले आप कह रहे थे ना कि विचारधारा बदल गई है उनकी और इसलिए वो आना चाह रहे हैं, तो स्वागत है। सर फिर से बदल गई है, वो फिर अखिलेश की विचारधारा में कह रहे हैं कि वो रास्ते पर आ जाए, यानी कि उस तरीके से ही जिस तरह वो पिछले बयान देते आए हैं सनातन को लेके, अखिलेश रास्ते पे आ जाए तो वापस विचारधारा बदल गई साहब। और आपके साथी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने ये कहा है
कि जो व्यक्ति अपने घर में गृह कलह और विश्वास खो देता है और उनके साथ न्याय नहीं अन्याय होता है तो राम की शरण में आते हैं। ऐसे भाजपा में जब आते हैं तो भाजपा उनका स्वागत करती है और कहती है कि बस विचारधारा वो वाली वही रखना। अब भगवान राम के पास आए और राम प्रतिष्ठा हो गई है और भगवान राम के साथ मिलके काम करना सर, है। आप नारा देते हैं, पता है, याद है ना आपको, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो थोड़ा सा अलग हटिए ना, थोड़ा सा अलग हटिए ना कि दर्शक और भी बाकी धर्मों के हैं। शकील साहब रुकिए, अब सुभाष चंद्र यादव जी के पास चल रहा हूँ। सुभाष चंद्र यादव जी देखिए किस तरीके की पॉलिटिक्स है, बिल्कुल। और जो काम मैं तो कहूँगा कि जो काम कुछ वर्ष पहले राजभर जी ने किया था, आज स्वामी प्रसाद उसी स्थिति में हैं। सुबह इस्तीफा दिया, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, एमएलसी पद से, पार्टी का ऐलान किया, हमला बोला बड़े नेताओं पर। अभी बयान आया है कि अगर रास्ते पे आ रहे हैं तो वापस स्वागत करने के लिए तैयार है। आप क्या बयान है आपका? आ रहा हूं रघुनंदन जी, आ रहा हूं। एक बार आप अपने साथी को भी बोल लेने दीजिए साहब, यहां तो मौका दीजिए ना। अभी आप मंत्री नहीं बना रहे। देखिए उमेश सर, हमने स्पष्ट पहले बोल दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी दगे हुए कारतूस है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के अंदर जब थे तो सटकर उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, उसके बाद में उसको हटकर उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस प्रकार की तल्ख टीका टिप्पणी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी के अंदर थे, तब उन्हें अति पिछड़े दलित शोषित वंचित याद क्यों नहीं है? जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो उनके पास कैबिनेट का विभाग था, मंत्री थे, बड़े कद्दावर मंत्री थे, तब उन्हें शोषित वंचित दलित पिछड़े संख्यक याद नहीं है। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बराबरी नहीं कर सकते। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 22 वर्षों से शोषित वंचित दलित लोगों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम हमारी जाति के जन पर आज भी कायम है। जो हमारी लड़ाई 20 वर्षों से चली आ रही थी, सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट लागू करने की हमारी मांग पहले भी थी, आज भी, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती उसके ऊपर हम कायम रहेंगे। ठीक है। लेकिन ये लोग जो बरसाती मेंढक है, जो समय समय पर सत्ता के साथ में रहते हैं लेकिन बार बार अपना स्टैंड बदलते रहते हैं, इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2017 के अंदर जब सरकार के अंदर शामिल हुए तो 18 महीने के अंदर सरकार के अंदर शामिल थे। हमारी जो 2 मांगे थी, हमारी मांगे नहीं सुनी, सत्ता से बाहर चले गए, तो हमने हमारी मांगों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम हमारी मांगों पर आज भी कायम हैं और जब तक पूरी नहीं होती तब तक कायम रहेंगे। ठीक है। लेकिन सुभाष जी दगे कारतूस आप बता रहे हैं और आपके सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, या यूं कहें कि बीजेपी के नेता को वो तो पावरफुल दिख रहे हैं, उनको कौन सा बारूद भर देंगे साहब? वो कौन सा बारूद भरने के बाद फायरिंग करेंगे उनको दुनाली में भर करके? वो तो कह रहे हैं कि अगर विचार बदल जाएंगे तो एक बार फिर से स्वागत है, भगवान राम की शरण में आके विचार बदल जाएंगे। आप दगे कारतूस बता रहे हैं सर। ये तो ये बेहतर एक तरीके से बता पाएंगे कि उनके अंदर कौन सा आरडीएक्स छुपा हुआ, कौन सा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कि किस प्रकार का बयान सुबह उन्होंने दिया और अब बिजनेस साथी के न्यूज चैनल के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि भैया अखिलेश भटके हुए आई है, अगर फिर से आना चाहेंगे तो हम स्वागत करेंगे। तो अंदाजा लगा लीजिए कि फटे हुए कारतूस है कि दगे हुए कारतूस है। ठीक है। इस पर भी जवाब ले लेंगे, लेकिन शकील साहब वापस आपके पास आ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब कुंडा पहुंचे थे अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि कुंडा में इस बार कुंडी लगाने जा रहे हैं हम, और राजा भैया ने ताल ठोक के कहा था कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं हुआ है जो कुंडा में कुंडी लगा दे। आज नरेश उत्तम पटेल साहब पहुंचे, साहब गर्मा गर्म पकौड़ी खा रहे हैं, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं कि साहब राज्यसभा में आ जाइए, उसके बाद आगे की लड़ाई भी लड़ेंगे। 2 विधायक हैं और उसको लेने के लिए अब वो भी वहां पर। तो क्या राजनीति का स्तर साहब ये हो गया है कि जब बात बाप दादा तक पहुंच जाए और उसके बाद भी वोट चाहिए, साथ चाहिए, तो भेज दिया गया नरेश उत्तम पटेल को? क्या कहेंगे? मानवर, मेरा सदैव उद्देश्य रहा हमारी पार्टी का कि सीट जीतना है, सत्ता पानी है, कैसे भी हो कार्य करते रहेंगे और जो भी हमारी विचारधारा से। सर सुनिए ना, अरे बिल्कुल ठीक है सर। ये आप एक ये क्या रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है क्या बार बार? जो आप सुनिए ना प्लीज, सवाल सुनिए फिर उत्तर दीजिए। सर ये आप विचारधारा दिख रही है ना साहब कि कुंडा में पहले कुंडी बंद करने पहुंचे थे और उसके बाद आज नरेश उत्तम वहीं पहुंचे हैं, गर्मा गर्म पकौड़ी छान रहे हैं कि साहब साथ दे दीजिएगा। तीसरा हमारा जो राज्यसभा में कैंडिडेट है उसके लिए, और अभी भी समीकरण बन नहीं रहे, उसके बाद लोकसभा में साथ आइएगा। मानवर, वो किस कार्य के लिए गए हैं ये आपको जानकारी है क्या? सर बिल्कुल,
खबरें चल रही हैं सर, पता नहीं आप पढ़ के याद तो नहीं आज बैठे हैं, आपको शायद जानकारी नहीं है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है किसी के और ये आपको भी पता है कि पकौड़ी, चुनावी माहौल में पकौड़ी खाने नहीं गए होंगे नरेश उत्तम पटेल जी। मैं इतना जानता हूं कि नरेश उत्तम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जिस कार्य के लिए गए होंगे वो किसी अच्छे ही कार्य के लिए गए होंगे और सफल होंगे। ठीक है, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं विवेक नारायण मिश्रा जी से आखिरी कमेंट लूंगा। विवेक नारायण मिश्रा जी, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब 25 तारीख को आप यहाँ से अलविदा करेंगे यूपी को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपकी आगे बढ़ेगी। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया अखिलेश यादव की ओर से और 17 सीटों का अल्टीमेटम, इससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं और 3 दिन में सोचकर बताइए। देखिए, इसका मैं अभी बता चुका हूं कि एक समन्वय समिति के सामने ये बातें होनी चाहिए थी, ये सामने बातें प्रेस के सामने, और वो भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ये एजेंडे के बाहर की बात है। सारी चीजें तय उस समन्वय समिति में होनी है, वहां पे ये बात कहनी थी, सीट शेयरिंग वाली बात। वो अगर बाहर कह रहे हैं तो फिर मैं इसको बात को कह रहा हूं कि कोई न कोई हिडन एजेंडा है ये। ठीक है, वॉकआउट कर देंगे। अगर सीट शेयरिंग नहीं होती है तो 27 तारीख को वॉकआउट कर देंगे कि समर्थन में वोट करेंगे? देखिए, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक बड़े भाई और विनम्र साझेदार होने की हैसियत से हर चंद कोशिश करेगा कि सर ऐसा कौन सा बड़ा भाई छोटा भाई आंखें तरे रहा है? नहीं, देखिए, अगर फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उस समन्वय समिति के सामने ये बात आए, वहां पे बात बैठ के तय हो, आपस में बैठ के, हम उसके लिए बराबर प्रयासरत रहेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि देश की जनता को मोदी सरकार के कुशासन से मुक्त दिलाया जाए, साझा प्रत्याशी खड़ा करके, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश से। दूसरी बात उमेश जी, जो अभी हमारी भाजपा के विधायक जी ने कही कि हमारे न्याय नहीं होता है, तो उमेश जी, आज श्री ओम प्रकाश राजभर जी बड़े परिपक्व राजनेता हैं, आपने दारा सिंह जी को विधान परिषद में भेज दिया और इतने महीने से आप राजभर जी को, जो एक बहुत ही मजेदार और परिपक्व राजनेता हैं, उनको अभी तक आपने ये मंत्री परिषद का, और ये देखिए उनका सब्र, उनकी परिपक्वता देखिए आप, कि उन्होंने आखिरी उन्हें कहना पड़ा कि अब सूचना जब भी जारी होगी जब हमें मंत्री पद मिलेगा, तो यही आपके सर मंत्री पद की बहुत चिंता लग रही है आपको, आपकी राजभर साहब को जल्दी मंत्री बना दिया जाए, पता नहीं कौन सा उससे आपको लाभ होने वाला है। ठीक है, एक बार चूंकि वक्त कम बचा है, 10 सेकंड में सभी मेहमानों से जवाब ले लेता हूँ। सुभाष चंद्र यादव जी, देखिए कितनी चिंता कर रहे हैं कांग्रेस के साथी आपके, कितनी चिंता कर रहे हैं विवेक जी आपकी, थोड़ा सा तो सपोर्ट करिए ना। देखिए वो कह रहे हैं कि जल्दी मंत्री बनाइए और आप भी यही चाहते हैं, कह रहे हैं कि मंत्री बनाइए और सूचना उसके बाद जारी कीजिए। इतनी चिंता रहा कांग्रेस कर रही है आपकी, बिना मतलब में आरोप लगाते हैं आप लोग। अन्याय की बात कर रहे हैं। धन्यवाद जो हमारी चिंता कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं समझता हूं कि हमारी चिंता न करते हुए जो इंडी गठबंधन जो बिखरता जा रहा है, इंडी गठबंधन को संभालने की चिंता करें, राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है उसको संभालने की चिंता करें, हमारे ऊपर चिंता न करें, क्योंकि एनडीए के अंदर सबसे मजबूत सहयोगी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और राजनीतिक दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम कहीं ना कहीं कांग्रेस से बड़ा दल है। तो आपने हमारी चिंता की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा आपको व्यक्तिगत सुझाव है कि आप अपने तरफ से चिंता करें कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार अपने आप को मजबूत बनाए, क्योंकि कांग्रेस ये बार बार बोल रही है और इस डिबेट में भी आपने बोला, इसका जवाब तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के नेता को देना चाहिए कि आप बार बार बोलते बड़े भाई ठीक है, प्लीज वक्त कम बचा है। सुभाष जी माफी चाहूंगा, वक्त कम बचा है। देखिए मैंने पूरा मौका दिया विवेक जी आपको भी, सुभाष जी आपको भी। शकील जी जल्दी से 5 सेकंड में बात करिए, फिर अभिनंदन जी के पास आओ। सिर्फ 5 सेकंड शकील साहब प्लीज जल्दी से। सर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही है। इस संघर्ष में जो भी नेता हमारा सहयोग करेगा, मैं उसका सहयोग दूंगा, 2 कदम पीछे हट के सहयोग लेने के लिए तैयार है। ठीक है, और यहाँ से ठीक है, यानी कि आप बड़े नेताओं पे जो आज टिप्पणी की गई है स्वामी प्रसाद की ओर से, जो बताया गया है प्रोफेसर रामगोपाल को कि ये खटिया खड़ी कर देंगे, उससे आपको ऐतराज नहीं है। अखिलेश यादव को लेकर जो बयान दिया गया है कि पीडीए की हवा उड़ा दी है, उससे ऐतराज नहीं है। आपको केवल आगे संविधान के तहत जो चलेगा उसको फिर से शामिल कर लेंगे, यानी कि माना जाए कि स्वामी वापस आ सकते हैं। ठीक है, रघुनंदन भदौरिया जी 10 सेकेंड में। ठीक है शकील साहब, हो गया, प्लीज वक्त खत्म हो गया। 10 सेकंड में जो ताकत दिखाई जा रही है राजभर जी की ओर से, और अगर जिस तरह से वो कहते चले आ रहे हैं कि नहीं मंत्री चुनाव से पहले मैं मंत्री बन ही जाऊंगा और बनाना पड़ेगा, क्या लग रहा है अगर नहीं बनाया कोई उसके बाद ऊपर ऊंच नीच स्वीकार करेंगे?
हुई है वही जो राम रचिरा था। घूम फिर के आप फिर पहुंच गए फिर मैं सर। हमारे यहाँ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से अभी आप उबर ही नहीं पा रहे हैं सर, चुनाव सर पे हैं। चलिए हमारे यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, हमारे यहाँ मोहन यादव ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्लीज रघुनंदन जी अन्याय की बात कर माफी रहे के हैं। साथ इस डिबेट को खत्म करूंगा। चर्चा मुझे भी पता है कि बहुत बाकी है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। रघुनंदन भदौरिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुभाष यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शकील अहमद साहब, विवेक नारायण मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पल पल की बदलती राजनीति में उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत कुछ बोल रही है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुबह दो टूक कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और अब वापस लौट कर नहीं आएंगे, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव पर जो टिप्पणी की, उसके बाद डिम्पल यादव की ओर से जो बयान आया, और अब राम गोविंद चौधरी जो कि लगे हुए थे, अब जो बयान आया है स्वामी प्रसाद का कि हो सकता है राहें भटकी हुई थी, अगर अखिलेश रास्ते में वापस आते हैं तो स्वागत करेंगे। और यही राजनीति है। और जब तक चुनावों का ऐलान नहीं हो जाता है, पार्टियों का टिकट शेयरिंग का, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो जाता है, टिकट नहीं बच जाता है, तब तक यूपी में ऐसी राजनीति देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ABC न्यूज़।